Meta Platforms is laying off 13%. CEO Tim Cook confirmed reports of hiring slowdowns at that company. Amazon will reportedly lay off as many as 10,000 employees. ग्लोबल रिसेशन का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। लगातार बड़ी कंपनीज में हो रहे ले ऑफ सीधे तौर पर ग्लोबल रिसेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ले ऑफ करने वाली बड़ी कंपनीज की लिस्ट में अब नाम गूगल का भी जुड़ चुका है। गूगल के ले ऑफ 10,000 एम्प्लॉयज। रिसेंटली जेफ बेजोस ने भी ग्लोबल रिसेशन की वार्निंग दी थी। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेशन को लेकर क्लियर स्टेटमेंट पहले ही दे दी है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आने के 65% चांसेस हैं। ऐसे में टेक कंपनीज के बिगड़ते हुए हालात यानी जाहिर तौर पर रिसेशन आने की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। Many of us still remember the collapse of the US housing market in 2006, जिसमें US के साथ साथ पूरी दुनिया को financially crisis का सामना करना पड़ गया था। Financial crises are unfortunately quite common in history and oftenly ये economic tsunamis का कारण बनते हैं। रिसेशन के इस शोर के बीच आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल रिसेशन क्या है एंड इसने कब कब वर्ल्ड को इफेक्ट किया है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। What is global recession? So a global recession is an extended period of economic decline around the world. जब किसी इकोनॉमी में लगातार 2 क्वार्टर तक GDP ग्रोथ डिक्लाइन हो तब रिसेशन आता है। ये सिलसिला लॉन्ग पीरियड तक जब चलता है तो इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों की इनकम कम होती है, शेयर मार्केट्स डाउन हो जाती है। अब जानते हैं कुछ बड़े ग्लोबल रिसेशंस के बारे में। तो लास्ट 100 इयर्स में अराउंड 5 to 6 मेजर रिसेशंस का सामना ग्लोबली करना पड़ा है। फर्स्ट पे है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 to 1939। 1929 में स्टार्ट होकर ये रिसेशन 1939 तक जारी रहा था, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। This was the worst financial and economic disaster of the 20th century. 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत US शेयर मार्केट में भारी गिरावट आने से हुई थी। ये बिलीव किया जाता है कि 1929 में वॉल स्ट्रीट के क्रैश होने से द ग्रेट डिप्रेशन ट्रिगर हुआ था एंड लेटर US गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसीज ने इसे और ज्यादा बढ़ा दिया था। डिप्रेशन 10 साल तक चला एंड रिजल्टेड इन मैसिव लॉस ऑफ इनकम, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड आउटपुट लॉस, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। 1939 में यूनाइटेड स्टेट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 25% हिट किया था। दुनिया भर में करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ी थी। ग्लोबल GDP 15% तक गिर गई थी। इस रिसेशन के दौरान 5000 से ज्यादा बैंक डूब गए थे। Then comes the opaque oil price shock of 1973। ये क्राइसिस तब शुरू हुआ था जब 1973 के 4th अरब इजरायली वॉर के दौरान इजराइल को सपोर्ट करने की सजा के तौर पर ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन ओपेक ने US समेत कुछ देशों को ऑयल देने पर बैन लगा दिया था। इससे मेजर ऑयल शॉर्टेज हो गया था, जिसकी वजह से ऑयल का जो प्राइस है वो 300% तक राइज हो गया था। इससे इंडिया भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। US और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी उसको क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। 1972 to 1973 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 0.3% रह गई थी। कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि US की कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब थी। 16 महीनों में अमेरिका की GDP 3.4% गिरी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.8% पहुंच गया था। इस टाइम इंग्लैंड की GDP भी 3.9% गिरी थी और इन्फ्लेशन 20%। एनर्जी क्राइसिस का भी ब्रिटेन को सामना करना पड़ा था। वीक में सिर्फ 3 बार ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी। ब्रिटेन टुक 14 क्वार्टर्स टू रिकवर फ्रॉम दिस रिसेशन। इस पीरियड को स्टैगफ्लेशन का नाम दिया गया था, यानी स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। अब आती है 1982 की रिसेशन। 1979 में ईरानी रिवॉल्यूशन में 1982 में आए रिसेशन की नींव रखी थी। ईरानी रिवॉल्यूशन से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर हुआ था। 1979 टू 1980 में इंडिया की GDP ग्रोथ 5.2% हो गई थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बढ़ गया था। इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के साथ कुछ और कंट्रीज स्टार्टेड टाइटनिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी। इससे डिमांड में कमी आई और कुछ लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 1982 में आए ग्लोबल रिसेशन से डेवलप्ड कंट्रीज तो जल्दी ही रिकवर हो गई थी, लेकिन लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज पर लंबे वक्त तक इसका इम्पैक्ट देखा गया था।
देन कम्स 1991 का ग्लोबल रिसेशन, जब इंडिया को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। ये फाइनेंशियल क्राइसिस 1990 टू 1991 में हुए गल्फ वॉर के बाद आया था। हालांकि इसके लिए केवल वॉर ही जिम्मेदार नहीं था। अमेरिकी बैंक्स की बुरी हालत और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की खराब बैंकिंग सिस्टम ने भी वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस में झोंकने का काम किया था। भारत पर इसका बहुत बुरा असर हुआ था। 1991 में इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसने की सबसे बड़ी वजह पेमेंट क्राइसिस था। देश का ट्रेड बैलेंस एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था। गवर्नमेंट बड़े फिस्कल डेफिसिट पर चल रही थी। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स मुश्किल से 3 सप्ताह के इंपोर्ट लायक बचा हुआ था। सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो चुकी थी। विश्व बैंक और IMF ने भी हेल्प करने से मना कर दिया था और इंडिया को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। इंडिया, जिसे उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अब आता है द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 2008। द ग्रेट डिप्रेशन के बाद दुनिया का सबसे बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस यही वाला था। इसकी शुरुआत अमेरिका की प्रॉपर्टी मार्केट से हुई थी। अमेरिकी हाउसिंग बबल कोलैप्स हुआ तो उसने अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम और शेयर मार्केट को एकदम डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अमेरिका में आया ये क्राइसिस जल्द ही दुनिया के ज्यादातर देशों तक पहुंच गया था। द क्राइसिस रिजल्टेड इन द कोलैप्स ऑफ लीमन ब्रदर्स, जो कि एक समय वर्ल्ड के सबसे बड़े बैंक्स में से चौथे नंबर पर आता था। इस रिसेशन से दुनिया भर के शेयर बाजार गिर गए थे। डिमांड में कमी से प्रोडक्शन कम हुआ था और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। इट टुक ऑलमोस्ट अ डेकेड फॉर थिंग्स टू रिटर्न टू नॉर्मल। अब लास्ट में ये समझते हैं कि रिसेशन का आप पर या हम लोगों पर, आम लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रिसेशन का इम्पैक्ट कई सालों तक बना रहता है। समटाइम्स सिचुएशन नॉर्मल होने में कम से कम 1 डेकेड का भी वक्त लग जाता है। जीडीपी कम हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, डिमांड एंड सप्लाई की चेन डिस्टर्ब हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, जिससे प्रोडक्शन कम करने के कारण कंपनीज ले ऑफ्स करती है, जैसे सिचुएशन हम अब फेस भी कर रहे हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए गुड रिटर्न्स को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे हमें लाइक कीजिए और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।